पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ा कि मनुस्मृति के अनुसार धर्म का स्वरूप क्या है, प्रमाण क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। अब जो अग्रिम श्लोक हैं उन कुछ श्लोकों में धर्म के अनुष्ठान के योग्य देशों का वर्णन किया गया है। जैसे कि जो पहला श्लोक है, ये श्लोक संख्या 17, इसमें ब्रह्मावर्त देश के विषय में बताया गया है कि सरस्वती, दृषद्वती, ये जो देव नदियां हैं, इनके बीच के देव निर्मित भूभाग को ब्रह्मावर्त कहा गया है। श्लोक इस प्रकार है: सरस्वती दृषद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। अन्वय देखिए इसका। सरस्वती दृषद्वत्यो देव नद्यो यत अंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। अर्थ इसका इस प्रकार है: सरस्वती तथा दृषद्वती, इन दो नदियों के बीच का प्रदेश जिसे देवताओं ने बनाया है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। अगला श्लोक देखिए। तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। अन्वय देखिए इसका। तस्मिन् देशे सान्तरालानां वर्णानां पारंपर्यक्रमागतः यह आचारः स सदाचारः उच्यते। तस्मिन् देशे, इसका क्या अभिप्राय होगा? ब्रह्मावर्त उस देश में, अर्थात ब्रह्मावर्त देश में, सांतरालानाम, सांतरालानाम का क्या अर्थ होगा? सांतरालानाम का अर्थ होगा वर्ण संकर अथवा जो संकीर्ण जातियां हैं उनसे संबंधित है ये शब्द। यहाँ पर और कहा है वर्णानाम, समस्त जो ब्राह्मण आदि, क्षत्रिय आदि जो वर्ण हैं, इनका ये अर्थ है इसका। और पारंपर्य क्रमागतः, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि परंपरा क्रम से प्राप्त, जो परंपरा चली आई है उस परंपरा के क्रम से जो प्राप्त हो रहा है, जो आया हुआ आचार संबंधी निर्देश है, वो जो प्राप्त है वो आचार, उसके बारे में यहाँ कहा है पारंपर्य क्रमागतः। इसका अर्थ देखिए कि उस ब्रह्मावर्त देश में संकीर्ण जातियों अथवा वर्ण संकरों तथा समस्त वर्णों की जो आचार परंपरा से प्राप्त है, उस आचार को ही सदाचार अथवा शिष्टाचार कहते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मावर्त देश में जो वर्ण संकरों का, संकीर्ण जातियों का, ब्राह्मण आदि वर्णों का जो आचार है उसको मनु ने सदाचार माना है। अगला श्लोक जो है ये ब्रह्मर्षि देश के विषय में है। श्लोक इस प्रकार है: कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पांचालाः शूरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनंतरः। इसका अन्वय इस प्रकार है: कुरुक्षेत्रं मत्स्याः पांचालाः शूरसेनका च एष ब्रह्मावर्तात् अनंतरः देशः ब्रह्मर्षि देशः उच्यते।
स्पष्ट है अर्थ कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल और शूरसेन ये जो देश हैं ये ब्रह्मावर्त के अनंतर हैं, बाद में आते हैं। और एष ब्रह्मर्षि देश, ये जो है ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। अब अगला जो श्लोक है उसे देखिए। ये इन देशों के जो अग्रजन्मन हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता के बारे में कथन कर रहा है और कह रहा है कि इस देश के जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा ही व्यक्ति को अपने आचार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्लोक देखिए, इस प्रकार है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। अन्वय देखिए इसका। पृथिव्यां सर्वमानवाः एतद्देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। इसका अर्थ इस प्रकार है। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, सर्वमानवा जितने मनुष्य हैं उनको, एतत् देश प्रसूतस्य इस देश से जो प्रसूत अर्थात उत्पन्न है, उन अग्रजन्मनः उस अग्रजन्मन अर्थात ब्राह्मणों से, सकाशात उनके द्वारा ही, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् अपने अपने चरित्र को प्रशिक्षित करना चाहिए, अपने अपने चरित्र की आचार विषयक शिक्षा लेनी चाहिए। अगला श्लोक जो है ये मध्य देश के बारे में है। हिमवत् विंध्योर मध्यम यत् प्राग विनशनात् अपि प्रत्यगे प्रयागाच्च मध्य देशः प्रकीर्तितः। इसका अन्वय देखिए। हिमवत् विंध्योर मध्यम विनशनादपि प्राग प्रयागाच्च प्रत्यग यह देशः स मध्य देशः प्रकीर्तितः। हिमवत् अर्थात हिमालय, विंध्य विंध्याचल पर्वत, और इन दोनों के जो मध्य में और विनशन के पूर्व तथा प्रयाग के पश्चिम। विनशन कौन सा स्थान है? सरस्वती नदी का जहाँ अंतर्धान हुआ था, जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वो स्थान विनशन कहलाता है, ध्यान रखिए। और प्रयाग, जैसा कि आप जानते ही हैं, तीर्थराज कहा जाता है प्रयाग। तो प्रयाग जो स्थान है उससे पश्चिम की ओर अवस्थित है, और विनशन से पूर्व की ओर जो अवस्थित स्थान है वो मध्य देश कहलाता है। अनुवाद इस प्रकार है, देख लीजिए। हिमालय तथा विंध्य का मध्यवर्ती जो प्रदेश है, जो विनशन के पूर्व में तथा प्रयाग से पश्चिम में अवस्थित है, उस प्रदेश को मध्य देश कहा जाता है। अब हम आर्यावर्त के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आर्यावर्त के ये जो श्लोक है इसको देखते हैं। आर्यावर्त पर टिप्पणी आती है। ऐसे तो जितने भी प्रदेश यहाँ बताए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, किंतु आर्यावर्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कालांतर में आर्यावर्त संपूर्ण भारत का पर्याय बन गया। इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। आ समुद्रात् वै पूर्वात् आ समुद्रात् पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्योर आर्यावर्तं विदुर्बुधाः। इसका अन्वय देखिए। पूर्वात् तो समुद्रात् आ, पश्चिमात् समुद्रात् तो आ, तयोः गिर्योः एव अन्तरं देशं बुधा आर्यावर्तं विदुः। पूर्वात् तो समुद्रात् आ अर्थात जो भारत के पूर्व भाग में जो समुद्र है और वहाँ से लगाकर आ जो है यहाँ पर सीमा के लिए, मर्यादा के अर्थ में है। पश्चिमात् समुद्रात् तो आ
अर्थात उससे पश्चिम भाग के समुद्र तक, पूर्व के समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, तयोः गिरियो एव अंतरंग, उन्हीं पर्वतों के मध्य। कौन से पर्वत? तो पूर्व में देखिए आप, हिमालय और विंध्य, इन दो पर्वत की चर्चा श्लोक संख्या 21 में की गई है। उन्हीं के विषय में कहा है कि हिमालय और विंध्याचल, तयो एव गिरियो अंतरम, इनके मध्यवर्ती जो देश है उसको बुधा आर्यावर्तन विदु, उसको ये जो विद्वान लोग हैं ये आर्यावर्त कहते हैं। ये इसमें कहा गया है। इस प्रदेश को आर्यावर्त इसलिए कहा जाता है कि इस प्रदेश में आर्य लोग बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा कुल्लुक भट्ट अपनी टीका में कहते हैं, आर्या अत्र वर्तन्ते पुनः पुनः उद्भवन्ति इति आर्यावर्तः। पहले बताया आपको कि आ समुद्रात, यहाँ पर आंग उपसर्ग जो है ये मर्यादा के अर्थ में किया गया है। यहाँ नहीं, इसका अर्थ है आ समुद्रात पूर्वात, पूर्वी समुद्र से लेकर आ समुद्रात तो पश्चिमात, पश्चिमी समुद्र तक। ये जो से और तक जो बताया गया है ये सीमा को बताता है और इसके लिए यहाँ आंग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक है, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छ देशस्तु अतः परः। यहाँ पर दो देशों के बारे में बताया है। अन्वय देखिए इसका, यत्र तो कृष्ण सारः मृगः स्वभावतः चरति स देशः यज्ञियः देशः, स देशः यज्ञियः ज्ञेयः अतः परं म्लेच्छ देशः। यत्र, जहाँ पर, कृष्ण सारः मृगः चरति, जहाँ पर कृष्ण सार नामक जो मृग है वो स्वाभाविक रूप से, स्वभावतः स्वाभाविक रूप से विचरण करता है। चरति अर्थात विचरण करता है। वो जो देश है वो हमारा यज्ञीय देश कहलाता है। म्लेच्छ देशस्तु अतः परः, और म्लेच्छ देश इसके बाद का जो देश है इसको म्लेच्छ देश कहते हैं। इसका अनुवाद देखिए, जिस देश में कृष्णसार नामक मृग स्वेच्छा से विचरण करता हो वह देश यज्ञ के योग्य है। यज्ञीय देश अर्थात यज्ञ के योग्य जो देश है। इनसे परे, अतः पर, इन आर्यावर्त आदि जो देश हैं इनसे परे, ये अर्थ है यहाँ अतः पर का, जो देश हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? म्लेच्छ देश कहलाते हैं। इससे ध्वनित होता है कि म्लेच्छ देश जो है वो यज्ञ के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णसार नामक मृग स्वाभाविक रूप से विचरण नहीं करता है। तो ये हो गई भारत के भौगोलिक देशों के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ। आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और यज्ञीय प्रदेश किसे कहेंगे वो भी, और म्लेच्छ देश किसे कहा गया है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें इसमें आई हैं। इनमें किस प्रदेश से मनुष्य को, पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति है उसको अब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए आचार संबंधी, ये सब भी इस व्याख्यान के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 में बताया गया है। इसको ध्यान से सुनिए। बोर्ड पर जो आपको श्लोक नज़र आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और इसको तैयार कीजिए। असाइनमेंट दिया जाएगा तब आप इन प्रश्नों के, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद।